वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स हम लोग पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोग थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में डिफरेंट टाइप्स की फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में जान चुके हैं। एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, पॉजिटिव क्लास फ्रिक्वेंसीज़, नेगेटिव, अल्टीमेट, टोटल, इनके सब के बारे में हमने पढ़ा। हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो भारतीय सांख्यिकी सेवा यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के पेपर में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं पिछले पढ़ाए हुए टॉपिक पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन पे है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन से है। तो आपको आज होमवर्क में ये दिया जा रहा है, आप फार्मूला देखिए, लगाइए और इसको करने की कोशिश करिए। अगर आपने इसे कर लिया, आंसर निकाला, वेरी गुड। नहीं निकला तो फिर हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर में भी आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और इसमें भी पार्शियल कोरिलेशन ही निकालना है। तो आप इस पार्शियल कोरिलेशन को निकालने के लिए पार्शियल कोरिलेशन का फार्मूला उठाइए और इसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिए और फार्मूला अप्लाई करिए। देखते हैं आप लोग इन दोनों में से कितने कर पा रहे हो, एक, दोनों या फिर एक भी नहीं। बाकी के जो क्वेश्चन मैंने इधर लगा रखे हैं ये सारे हैं एट्रीब्यूट के, और एट्रीब्यूट की ये उन टॉपिक्स हैं जो अभी आपने पढ़े नहीं हैं। तो बस आज मैं आपको कुछ टॉपिक एट्रीब्यूट का और पढ़ाता हूँ, फिर इन क्वेश्चंस की चर्चा करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो अब तक एट्रीब्यूट में हम लोग पहुँच चुके थे कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा तक। हम लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ तक किया था कि हमें अगर कुछ वैल्यूज़ गिवन हो और कुछ निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं ऑपरेटर का यूज़ करके। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जो पिछली क्लास में मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। तो इसकी चर्चा तो आज नहीं करेंगे। अब जिसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट वाला। तो इसके नेक्स्ट वाले को हम एक काम करते हैं, यहाँ से उठाकर ले आते हैं वन नोट पर और फिर देखते हैं आप लोगों का कितना दिमाग इसको लगाने में लगता है। तो जितने लोग नहीं लगा पाए इसका मतलब रिवीजन की कमी है और आपको ऐसे सिचुएशन में बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसको हम। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सब लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन डार्क कम है, कोई बात नहीं, दिखेगा आपको, फिर भी नहीं दिखेगा तो हम लिख देंगे भी। यहाँ पर दिया हुआ फ्रिक्वेंसी ऑफ ए 25, तो हम ए की फ्रिक्वेंसी को कितना लिख देते हैं 25, और नीचे फिर बी की फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है 30, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है 35, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमको गिवन है, कितनी है ये 20। देन फाइंड, एन निकालना है, बीटा निकालना है, अल्फ़ा बी निकालना है, ए बी निकालना है और ए बीटा निकालना है। तो 4 वैल्यूज़ हमको दी हैं और हमको इतनी सारी वैल्यूज़ निकालनी है। हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ हमको ए और अल्फ़ा दिया हुआ है। अब आपको फार्मूला याद आया, अगर हम ए और अल्फ़ा को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ, एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 25 और 35 को ज़रा जोड़ो, 60, यानी हमने एक वाला आंसर निकाल लिया एन की वैल्यू। अब हमको चाहिए बीटा, और बीटा के साथ हमको बी दिया है, तो बी और बीटा का सम कितना होता है, फिर से एन यानी 60। तो एन की वैल्यू 60 है और हमको यहाँ से बी की वैल्यू 30 पुट कर देंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बीटा भी आ गया, एन 60 आया और बीटा 30 आ गया। अब क्या आया, अल्फ़ा बी। तो अल्फ़ा बी को निकालने का क्या तरीका है,
अल्फ़ा बी को निकालने का तरीका है कि हम ऑपरेटर यूज़ करें। ऑपरेटर का मतलब जब किसी को फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं तो ब्रैकेट हटाओगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान दो, अल्फ़ा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस ए, हाँ है ना। यस सर। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए बी, और बाहर है n, और आपको पता है कि अगर हम n मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ b, और ये फ्रिक्वेंसी ऑफ ए बी। क्या आपको b की वैल्यू दी हुई है? यस सर। और क्या ए बी की? ए बी की तो नहीं दी है। तो ए बी की नहीं दी है तो हम ए बी को कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखते हैं। सेकंड वैल्यू हम अल्फ़ा बी निकालने वाले थे, यहाँ ए बी भी हमको निकालना है। तो चलो ए बी के लिए चलते हैं, हम आगे देखते हैं ए बी कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ए बी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, हम इसको लिखेंगे ए बी, इसकी फ्रिक्वेंसी है तो इंटू एन। अब इंटू एन करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अल्फ़ा बीटा में। आपको दिख रहा है यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी हुई है, तो अल्फ़ा बीटा से हम ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। हम ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस अल्फ़ा, और बी की जगह पे 1 माइनस बीटा। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अल्फ़ा मिलेगा प्लस बीटा मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, प्लस अल्फ़ा बीटा। 1 1 एक 1 मिलेगा, अल्फ़ा हमको माइनस में मिलेगा, बीटा भी हमको माइनस में मिलेगा, लेकिन अल्फ़ा बीटा मिलेगा प्लस में। मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत? n 1 के पास आया, n 1 के पास आया तो n, अल्फ़ा के पास अगर n आएगा तो अल्फ़ा की फ्रिक्वेंसी, बीटा के पास भी आया तो फ्रिक्वेंसी, और अल्फ़ा बीटा के पास भी आया तो फ्रिक्वेंसी। n की वैल्यू है 60, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 35, बीटा की वैल्यू आपने अभी भी कैलकुलेट की 30, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 20 दी हुई है। तो ये 20 और 30 50, कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास 60 और 20 प्लस के हैं यानी 80, और 35 और 30 माइनस के यानी 65। तो वैल्यू कितनी आ गई, तो ए बी की वैल्यू 15 आ गई। अब जरा ए बी की वैल्यू यहाँ 15 पुट करो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा बी की। क्लियर? तो अल्फ़ा बी 15 आ गया, ए बी 15 आ गया। अब बचा है ए बीटा, तो ए बीटा के लिए फिर ऑपरेटर लगा दो। कैसे, ए बीटा इंटू एन। अब चाहो तो ए को 1 माइनस अल्फ़ा में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया बीटा एन यानी बीटा की फ्रिक्वेंसी, और अल्फ़ा बीटा एन मतलब अल्फ़ा बीटा की फ्रिक्वेंसी। तो बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, ज़रा देखिए। बीटा की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी अभी, 30। हाँ ये है 30, तो बीटा की 30, और अल्फ़ा बीटा की हमको कितनी दी गई है, ये 20, तो आ गया 10। तो आपने देखा सारी फ्रिक्वेंसीज निकल गई, ये भी आ गया 10। अब इसको करने का क्या कोई आसान तरीका है, बताओ, कोई तरीका तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो देखो इसको करने का हम तुम लोगों को आसान तरीका बताते हैं, कैसे इसको आप आसानी से कर सकते हो। ओके, तो इसको करने के लिए हम लोग करते हैं, टेबल बनाते हैं। देखिए कैसे टेबल बनेगी। आपको ये तो दिख गया, इसमें एट्रीब्यूट कितने हैं, 2। तो हम एक तरफ क्या लिख लेंगे, अल्फा बीटा 15 है। अल्फ़ा बीटा 15 आया है, हमने कितना लिख दिया है, सर 15 आया है। ठीक है, वो अभी यहाँ टेबल में करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर उधर देखते हैं क्या है। अल्फ़ा बीटा 10, 30 माइनस 20, चलो अभी यहाँ टेबल में देख लेते हैं, फिर मैच करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको टेबल के थ्रू कैलकुलेट करने के लिए एक तरफ लिख लिया ए अल्फ़ा, और एक तरफ क्या लिख लिया, बी और बीटा। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब अगर हम ए और बी को देखेंगे तो यहाँ ए बी आ जाएगा। क्या ए बी की वैल्यू हमें पता है, नहीं, छोड़ दो। ए और बीटा को करेंगे तो यहाँ ए बीटा आएगा। क्या हमको इसकी वैल्यू पता है, नहीं। अल्फ़ा और बी, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता है, और यहाँ पर आएगा अल्फ़ा और बीटा, इसकी वैल्यू हमें पता है शायद, कितनी है, 20, 90।
अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 90 कहाँ से आ गई तुम्हारी? अल्फा बीटा की 20 नहीं दिया है? सर दिया है। हाँ, अब ये टेबल मैंने बनाई कैसे? इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक तरफ ए और उसका कॉम्प्लीमेंट अल्फ़ा, दूसरी तरफ बी और उसका कॉम्प्लीमेंट बीटा। फिर यहाँ पर वैल्यू हम कैसे लिखते थे? जैसे ये पोजीशन देखेंगे, ये बी और ए का है तो ए बी, ये बीटा और ए का है तो ए बीटा। तो इसको तो लिखने में कोई दिक्कत है नहीं किसी को। चलिए, हमको ए के बारे में दिया 25, तो ए के सामने लिख दो 25। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। बी के सामने लिखा 30, तो बी हमारा ये है, इसके सामने मतलब यहाँ पर। ठीक है। और क्या दिया है? अल्फ़ा 35, तो अल्फ़ा के सामने 35 कहाँ पर लिख दें? ये ए है, ये अल्फ़ा है, और ये है बी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब बाकी वैल्यूज़ को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर 35 और 25 को हम जोड़ दें तो 60 हो गया, ये हमारा बन गया n। अब देखो, इनको और इनको जोड़ने पर 60 ही होना चाहिए, तो 30 अगर यहाँ है तो यहाँ कितना लिखेंगे? तभी तो 60 हो पाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, इनको इनको जोड़ने पर 30 आना चाहिए, तो यहाँ 20 है तो यहाँ कितना हो गया? 10। अब इनको इनको जोड़ने पर 25 आना चाहिए, यहाँ 10 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15। ये वैल्यू कितनी लिख दें हम, बताओ? 15। चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो, तो सारी वैल्यूज़ तो आ गई। तो n की वैल्यू कितनी आई ज़रा लिख लेते हैं यहाँ पर, 60 आई। बीटा की वैल्यू कितनी आई? 30। अल्फ़ा बी की वैल्यू कितनी आई? तो ढूंढो अल्फ़ा बी कहाँ पर है। ए बीटा की वैल्यू कितनी आई? ए बी की, तो ए बी की वैल्यू कहाँ पे है? 15। ए बीटा की वैल्यू कितनी आई? तो ए बीटा की आई है 10। हो गई सारी वैल्यूज़। यस सर। तो टेबल ज़्यादा आसान है कि फार्मूला ज़्यादा आसान है, बताओ? टेबल सर। तो एग्ज़ाम में इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं कंटिंजेंसी टेबल पे। कंटिंजेंसी टेबल क्या है इसको समझते हैं। कंटिंजेंसी को हिंदी में कहते हैं संगतता। इसका मतलब क्या है बताते हैं हम आपको। संगतता टेबल की हिंदी क्या होती है तो देख लेना। कंटिंजेंसी मतलब संगतता। अब संगतता क्या होती है मैं बताता हूँ तुम लोग को, ध्यान से मेरा बात को सुनना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। मैंने कहा मेरे पास 50 रुपये हैं, मैंने 30 रुपये दे दिए गरिमा को और 30 रुपये दे दिए योगिता को। अब बताओ तुम लोग को क्या लगा? सर आपने बांट दिया। बांट दिया। सर ये नहीं देखा कि 10 रुपये ज़्यादा बांट दिया। नो सर। 30 तुम्हें दिया 30 तुम्हें दिया, तो कितने रुपए हो गए टोटल? 60 हो गए। और थे कितने? 50। तो अगर हम कोई जब हम कोई डेटा लेकर इस तरह से करते हैं तो डेटा के बारे में हमको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा डेटा कैसा हो, कंसिस्टेंट हो, यानी उसके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो कतई अच्छी नहीं थी। तो इस इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए हम इस तरह की टेबल का यूज करते हैं। अब इस तरह की टेबल में क्या होता है हम बताते हैं। एक टीचर है ए और दूसरा टीचर है बी। ये दोनों टीचर मिलकर किसी भी बच्चे को 30 नंबर से ज़्यादा नहीं दे सकते, 30 नंबर से ज़्यादा नहीं दे सकते। और हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं? EFGH 4 स्टूडेंट हैं। ये ए और बी टीचर ने ई को नंबर दिया, ए ने नंबर दिया 10, तो ऑटोमेटिक बी 20 दे सकता है मैक्सिमम, और कम भी दे सकते हैं। तो अगर हम इस तरह का डेटा टेबल में लिखें तो हमको देखने में भी आसानी रहेगी, प्लस कहीं कुछ कैलकुलेशन करनी तो जोड़ने घटाने में भी आसानी रहती है। तो इसीलिए हम सारे काम टेबल के थ्रू करते हैं। और ऐसी टेबल को हम नाम क्या देते हैं?
कंटिंजेंसी टेबल। कंटिंजेंसी टेबल का मेन काम है कि डेटा आपस में संगत है कि नहीं। जैसे हमने अगर इस डेटा की बात करें तो ये डेटा आपस में क्या संगत था, यानी कंटिंजेंस था क्या? नो सर। तो इसी का पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं कंटिंजेंसी टेबल। तो कंटिंजेंसी टेबल इज़ नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ द वैल्यूज़ in a tabular form such that we can find out the error in our data and we can check the consistency of our data. A table which represent the classification according the distinct classes of two traits are characteristics A and B। मान लो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कुछ भी हो सकती हैं, इज कॉल्ड अ टू वे कंटिंजेंसी टेबल। तो अगर दो होती हैं तो हम इसको कहते हैं टू वे कंटिंजेंसी टेबल। दो से ज़्यादा होने पर इसके नाम बदलते हैं। तो हम इसके नाम को इस तरीके से लिखते हैं, हम देखते हैं इसमें कितनी रो और कितने कॉलम हैं। अगर किसी कंटिंजेंसी टेबल की 5 रो हैं और 3 कॉलम हैं तो हम इसको कहते हैं 5x3 कंटिंजेंसी टेबल। 4 हों तो 4x4। तो नंबर ऑफ़ रो इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम से हम कंटिंजेंसी टेबल का नामकरण करते हैं। अब इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स ए और बी के डिफरेंट लेवल हैं। ए मतलब ए को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, मैनीफोल्ड है, A1 A2 AM। सिमिलरली बी B1 B2 BN। अब बीच में क्या आ रही हैं उनकी कंबाइंड फ्रिक्वेंसीज। A1 BN का मतलब द कैंडिडेट हु पजेस द एट्रीब्यूट A1 एज वेल एज पजेस द एट्रीब्यूट B1। क्लियर? तो कंटिंजेंसी टेबल का हम सीधे आपको एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पे क्या ही बताएं, सीधे एग्जांपल दिखाते हैं आपको कंटिंजेंसी टेबल का। तो देखिए कंटिंजेंसी टेबल का एग्जांपल जो आपके एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, इंडियन स्टैटिस्टिकल एग्ज़ाम में, देखते हैं क्या है। तो आपको भी क्वेश्चन में एक टेबल दिखने वाली है जल्दी ही। चलो आपको कोई टेबल दिखी यहाँ पर? जी सर। अब यहाँ पर जरा देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। लिखा है गिवन द फॉलोइंग कंटिंजेंसी टेबल। तो सबसे पहले मुझे तुम दोनों लोग बताओ इस कंटिंजेंसी टेबल का ऑर्डर कितना है। देखते हैं कौन बता पाता है। सर 3 रो 3। बेटा 3 रो में जो पहली रो है ना वो इन्फॉर्मेशन देती है। मेन रो तो 2 ही है जिसमें डेटा दिया गया है। अब हम अगर यहाँ पर ये लिख दें एट्रीब्यूट्स, अब एट्रीब्यूट्स ए और अल्फ़ा हो गए। तो पहली रो में तो हमने बताया है कि ये दोनों हैं क्या, समझे कि नहीं समझे। जैसे मान लो हम इधर लिख देते हैं क्लास और इधर लिख लेते हैं मेल या फीमेल यानी जेंडर। तो पहली लाइन में क्लास थी 5th की, क्लास थी 5th की, 6 की। जेंडर में हम यहाँ पर लिखेंगे मेल और फीमेल। तो पहली लाइन में तो डेटा के बारे में बताया जाता है कि डेटा का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुआ। पहली को तुमने रो कैसे मान लिया। क्लियर? ओके सर। ठीक है। तो 2 रो हैं और कितने कॉलम है जरा काउंट करो। 5। 6 कॉलम क्यों नहीं बताया आपने? टोटल को नहीं लेते हैं, ठीक है। टोटल इज़ नॉट अ कॉलम, वो तो सबको टोटल करने पे आए हैं। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखो और बताओ। x1 हमारा मिसिंग है, x2 मिसिंग है और ये वाली वैल्यू मिसिंग है y, जो कि नॉट लीक्ड और b वाले मटेरियल की है। अब जरा डेटा को समझिए। डेटा में 5 मटेरियल ABCD हैं और इनके नंबर में लिखा है कि मटेरियल में कितने लीक कर गए। यानी हमने कोई सामान कहीं भेजा, मान लो हमने 100 पैकेट अमूल दूध भेजा। अब अमूल दूध के 100 पैकेट में से 10 लीक कर गए। तो जो हम टोटल भेज रहे हैं वो है n की वैल्यू, और जो लीक कर गए वो लीक्ड, बाकी जो सही हैं वो नॉन लीक्ड में आ जाएंगे। तो डेटा तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ कहा जा रहा इट इज़ नोन दैट कॉलम टोटल फॉर मटेरियल C, यानी मटेरियल C का जो कॉलम टोटल है एंड D आर सेम। यानी अगर हम C की वैल्यू को देखें और D की वैल्यू को देखें तो इनका कॉलम टोटल सेम है। समझ पाए? यानी अगर हम x1 + 46 करें और साथ ही साथ अगर हम x2 + 78 करें तो दोनों का कॉलम सेम है, कॉलम का सम। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को तुम लोग? जो डेटा इन्होंने दिया उसके हिसाब से क्या लिखा है इन्होंने, इट इज़ नोन दैट कॉलम टोटल फॉर मटेरियल C। तो मटेरियल C का कॉलम टोटल कितना होगा, x1 + 46 ही तो होगा, बताइए।
यस सर। अच्छा आगे बढ़ो। और क्या दिया हुआ है? टोटल फॉर मटेरियल सी एंड डी। डी का कितना दिया है? एक्स टू x2 प्लस प्लस 78। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, x1 प्लस 46 इक्वल टू एक्स टी प्लस 78। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 32। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है देन वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड y आर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है x1 x2 की वैल्यू बताइए और y की भी वैल्यू बताइए। तो x1 x2 की एक इक्वेशन तो हमको मिल गई, दूसरी कहाँ से लाएं और y की वैल्यू कैसे निकालें? तो y की रो का सम आपको दिख रहा कितना है? तो 400। तो हम क्या करें, सबको जोड़ के 400 के बराबर कर दें। तो y प्लस 90 प्लस 46 प्लस 78 प्लस 168 इज इक्वल टू 400। तो y की वैल्यू निकालने के लिए सबको जोड़ के 400 से घटा दो। तो ज़रा सबको जोड़ लेते हैं, 8 8 16 और 6 22, 6 2 8, 8 7 15, 15 4 19 और 9 28। यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 18। अब आपको दिख रहा है x1 पहले x2 बाद में फिर y है, तो y की वैल्यू 18 में आपके दो ही ऑप्शन तो दिख रहे हैं, यानी ये और ये तो ऐसे ही गलत हो गए क्योंकि y की वैल्यू 18 आ चुकी है, या तो a सही होगा या तो b सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो x1 प्लस x2 हमको 32 मिल चुका है। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जोड़कर 200 के बराबर कर देते हैं, यानी 36 प्लस 22 प्लस x1 प्लस x2 प्लस 42 इज इक्वल टू 200। ज़रा इनको ऐड करके देखो क्या इक्वेशन बन रही है। तो 36 और 22 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 48 58। 58 में 42 ऐड करो तो 100, यानी x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 100। और x1 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है? 32। तो क्या यहाँ से निकाल लोगे तुम लोग? यस सर। ठीक है, बताओ x1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? तो 1। अरे इसमें से देखो x1 और x2, 66 से 34 घटाओगे 32 मिल जाएगा, बस हो गया पहला आंसर। 34 से तो 66 घटाना नहीं है ना? समझ गए? तो ये है कंटिजेंसी टेबल का फ़ायदा। तो कंटिजेंसी टेबल आपने पढ़ ली, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ है इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। अ सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज इन विच द गिवन क्लास फ्रीक्वेंसीज कन्फॉर्म विद वन अनदर। कन्फॉर्म का मतलब होता है एक मेल होना, सुमेलित होना, यानी जब हमको डेटा दिया जाए तो डेटा एक दूसरे से मैच भी करना मतलब मैच होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि हमने 50 रुपये को दो लोगों में बांट दिया, 30-30 रुपये, तो क्या ये डेटा हमारा बाकी डेटा से मैच कर रहा है? नहीं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अ सेट ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसीज इन विच द गिवन क्लास फ्रिक्वेंसी, यानी जो भी हमको क्लास फ्रिक्वेंसीज दी जाएँ, कन्फर्म विद वन अनदर, वो दूसरे से मैच भी करनी चाहिए। जैसे हमने अभी x1 x2 को इधर से निकाला उधर से निकाला, मैच हो गई तो आंसर आ गया। ओके। एंड डू नॉट हैव एनी म्यूचुअल कंट्राडिक्शन, और बताए गए डेटा में कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए कि एक कुछ और कहे दूसरा कुछ और। इज कॉल्ड कंसिस्टेंट एंड द क्वालिटी ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट इज रिफर्स टू एज कंसिस्टेंसी, यानी इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं कि हम ज़्यादा कंट्राडिक्शन वाली वैल्यूज़ को, ज़्यादा क्या बिल्कुल कंट्राडिक्शन वाली वैल्यूज़ को इग्नोर करें तो हमारा डेटा कहलाएगा कंसिस्टेंस। समझ गए सब लोग? यस सर। इनकंसिस्टेंसी इसी का रिवर्स हो जाएगा, इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी क्या है? अब कंडीशन में आपको रटनी है, याद करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेगा। पहली कंडीशन है नो क्लास फ्रिक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन एन। टोटल लोग जितने होंगे, कोई भी क्लास फ्रिक्वेंसीज टोटल लोगों से ज़्यादा हो सकती है क्या, बताइए?
यस सर। नहीं। तो दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, टोटल फ्रिक्वेंसी कोई भी क्लास फ्रिक्वेंसी n से ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरी कंडीशन है अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी शुड नॉट बी निगेटिव। बात समझ पा रहे हैं? अल्टीमेट का मतलब अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं तो जितनी दो ऑर्डर वाली हैं उनकी वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा डेटा कैसा है, इनकंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए क्वेश्चन यस देखिए। सर। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसीज विद टू एट्रीब्यूट ए एंड बी। ए और बी के साथ हमें ये क्लास फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं। तो जरा हम इस पर कंसिस्टेंसी की जांच करते हैं, देखते हैं कि ये डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं। ओके यस सर। कौन मुझे बताएगा अगर दो एट्रीब्यूट हैं तो टोटल क्लास फ्रिक्वेंसीज कितनी होनी चाहिए? तीन पे तो बताया था ना 27, दो पे कितनी होनी चाहिए? सर क्या पूछा आपने? दो। अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं तो कितनी फ्रिक्वेंसीज टोटल हो सकती हैं? 9 सर। 9। आप सही बताया है, ठीक है। जो हमको एट्रीब्यूट ए और बी दिए, इन पे जो हमको डेटा दिया हम इसको नोट कर लेते हैं। क्या डेटा है? ए बी 414, अल्फ़ा बी 200। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपकी वॉइस स्लो आ रही है। सभी को आ रही है कि तुम्हें आ रही है? चलो पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर लो, क्योंकि मेरे तरफ से सेटअप तो सही है। अगर किसी और को धीमी आवाज़ आ रही है तो बोले। सुनो सर, आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है गर्मा बेटा अपनी पोजीशन चेंज करो, छत पे निकल जाओ मोबाइल लेके, वहाँ पे क्लास करो। ओके सर। ठीक है आगे देखते हैं। तो हमको दो एट्रीब्यूट का डेटा दिया हुआ है और हमको चेक करना है इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में। तो अभी अभी कंसिस्टेंसी होने के लिए हमने क्या क्या पढ़ी कंडीशंस। पहली कंडीशन, कोई भी क्लास फ्रिक्वेंसीज कभी n से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर हम यहाँ से n निकाल लें तो इस बात का चेक कर सकते हैं। दूसरा, अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अल्टीमेट कैन नेवर नेगेटिव। चलिए अब अल्टीमेट में हमारे पास दो में क्या क्या हो सकता है। एक तो हमारे पास अल्टीमेट अल्फ़ा बीटा होता है, एक होता है ए बी, दूसरा होता है अल्फ़ा बी, और तीसरा होता है ए बीटा। टोटल 4 अल्टीमेट होती है। 4 में से हमको कितनी दी गई हैं? दो नहीं 3 दी गई हैं, 1 2 और 3। तो हम एक काम करते हैं कि इनकी मदद से हम चौथे वाले को निकालते हैं, ज़रा देखते हैं कैसे निकाल पाते हैं। तो कुछ फार्मूले हम आपको बताते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। मान लो हमने ए की वैल्यू को लिखा, तो ए की वैल्यू को लिखने का तरीका होता है कि ए कभी भी अल्फ़ा में नहीं ब्रेक होता है। ए को अगर हम साथ में ब्रेक करना चाहें तो ये किस पे होगा? बी पर और बीटा पर। क्लियर? तो क्या हमको ए बी और ए बीटा की वैल्यू दी गई है? ए बी की हमको दी गई कितनी? 414, और ए बीटा की हमको नहीं दी गई है, तो इसको एज इट इज लिख लो। और इधर ए की वैल्यू कितनी है? 400। 400। अब अगर हम यहाँ से ए बीटा की वैल्यू को निकालें तो कितनी आ गई? क्लियर सबको? ए बीटा की वैल्यू आ गई 14, है ना? ठीक है, और देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं। अल्फ़ा बीटा तो हमें 238 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अभी हमको यहाँ पर n नहीं पता है, और हम अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज और निकालते हैं। देखते हैं अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज और क्या निकल सकती हैं। तो इन 4 में हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी है? 238। ए बीटा की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, शायद कितनी आई?
14। ठीक है, अल्फ़ा बी की वैल्यू कितनी आई? तो अल्फ़ा और बी की वैल्यू है 200। और ए बीटा, कहीं पर ए बीटा दिख रहा है आप सबको? 400। ये वाला, ये है ए बी। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हम n को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 400। अब अगर हम अल्फ़ा को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? तो अल्फ़ा को ब्रेक करो, अल्फ़ा बी पे और अल्फ़ा बीटा पे। अब देखो ज़रा क्या इनका डेटा हमारे पास है। तो अल्फ़ा बी की वैल्यू कितनी है? 200। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? 238। और ए बी की वैल्यू कितनी है? ये 400 है। ज़रा सबको जोड़ो और देखो कितना हो रहा है। 600, 838, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 800। अब अभी अभी हमको पता था a की वैल्यू हमको 400 दी गई है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू n, यानी 400 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 838। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 438। 438। तो जब हमको अल्फ़ा मिल गया तो अब हम यहाँ से दूसरा फार्मूला लगाकर फिर से वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। एक वैल्यू ऐसी और होगी जो हमारी या तो गलत होगी, और अगर ऐसी वैल्यू हमको नहीं मिली, हमने 9 फ्रिक्वेंसीज़ कैलकुलेट कर ली, तो हमारा डेटा एकदम सही माना जाएगा। तो समझने के लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं, जल्दी से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो एक तरफ ए होगा, अल्फ़ा होगा, और दूसरी तरफ बी होगा, बीटा होगा। जो वैल्यूज़ हमें दी है फटाफट पुट कर दो। ए बी की वैल्यू ये दी है, अल्फ़ा बी की वैल्यू कहाँ गई? अल्फ़ा बी हमको ये दिया हुआ है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमको 238 दी हुई है, और ए की वैल्यू हमको 400 दी हुई है। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ऑटोमेटिक ये कितना हो गया? 14। अब ज़रा ऐड करो जल्दी से। तो 4, 1 और 6 इधर ऐड कर लो। 2, 5 और 2, 252। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको इधर का भी मिल जाएगा। ऐड करो ज़रा। 8, 438। 438। अब दोनों तरफ से अगर सम यहाँ बराबर आया तो डेटा सही है। तो इधर से आ रहा है 8, 3 और 8। ज़रा इधर से देखो क्या वही डेटा आ रहा है। तो अगर हम 614 को 252 में ऐड करें तो 2 और 4 6, और 5 1 6, और 6 2 8। यहाँ से आ रहा है 856। तो यहीं से बात गलत हो गई। तो हमारा डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं है, पता चल गया? यस सर, नहीं है। तो टेबल बना के तुम लोग करोगे तो जल्दी हो जाएगा, वैसे कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया था ए बीटा की वैल्यू जो कि नेगेटिव आ गई थी। तो नेगेटिव अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी आने से भी हम रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे। हम लोगों की नेगेटिव क्यों नहीं है, कहीं गलती हुई है इस वजह से, नहीं तो ये जो 14 वैल्यू आई है नेगेटिव आ जाती तो काम हो जाता। ठीक है, चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो बताना, कल की क्लास फिर से इसको एक बार और। चलिए आगे आइए। अगला है कंसीडर अ पॉपुलेशन ऑफ दिस, यानी n की वैल्यू दी है, ए बी सी दिया है, ए बी ए सी बी सी ए बी सी दिया हुआ है। आपको वेरीफाई करना दिस क्लास फ्रिक्वेंसीज आर कंसिस्टेंट। तो वेरीफाई करने के क्या तरीका है? या तो हम अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी को सीधे कैलकुलेट कर लें और देख लें क्या उनमें से कोई नेगेटिव आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो हम बता देंगे कि ये सही नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है? इसको घर पे ट्राई करना, तुम लोग देखना कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सोल्यूशन तो इसमें दिया ही हुआ है, बट एक बार ट्राई कर लेना। इसके बाद ये एग्जांपल है, इसको भी तुम लोगों को घर पे आज होमवर्क में ट्राई करना है। कल इस पे हम चर्चा करेंगे। ओके ओके सर। और कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स,
यानी एट्रीब्यूट कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं और उनके इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन क्या होती है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद। कल मिलेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट नए टॉपिक के साथ।